नमस्कार, गुड डे एवरीवन। बजाज टॉकीज के सीजन 3 के एक और लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बजाज शुगर के ईएचएस डिपार्टमेंट से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले ब्रजेश जी वेलकम, और हमें प्लीज बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये रोल और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों के लिए। जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन होता है, इंडस्ट्री लगने के पहले से हमारा काम स्टार्ट होता है। हमें इंडस्ट्री लगने के पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, उसको करने में लगभग 1 साल का समय लगता है। जब इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें कंसेंट टू ऑपरेट, एयर एंड वाटर कंसेंट टू ऑपरेट हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना होता है। हैजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन लेना होता है। फायर एनओसी हमें ऑब्टेन करना होता है। अगर ये डिस्टिलरी प्रोजेक्ट है, एमएचएसआईसी रूल के अंतर्गत हमें कई सारे कंप्लायंस होते हैं, जैसे पेसो का लाइसेंस लेना होता है। हमें इस तरह के बहुत सारे कंप्लायंसेस है जिसको हमको अपने डेली रूटीन में करना होता है। एंड सर, जो हम बात कर रहे थे आपके करियर की, 25 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं। सो आपका एक्सपीरियंस इतने सालों में कैसा रहा है? आपके करियर की शुरुआत किस तरह से हुई? जब हमने करियर स्टार्ट किया था तो हमने सुमैया ऑर्गेनिक्स में सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग लिया था, जो प्लांट ट्रेनिंग होता है। तो उसके बाद से एबीएल, बजाज हिंदुस्तान, लैंको, जेएसपीएल, डीसीएम श्रीराम में काम करते हुए मैं यहाँ पहुंचा। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन मैं काफी इंजॉय करता हूँ इस काम को। ऐसा जो बातें आप बता रहे थे कि इतनी सारी चीजें होती हैं, काफी कंप्लायंसेस मेंटेन करने पड़ते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं? बिकॉज कॉमन पब्लिक को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो अगर आप थोड़े डिटेल्स शेयर करें इसके बारे में। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसमें 2006 या ये नोटिफिकेशन आने के बाद से एप्लीकेबल हुआ। हमारी 3 शुगर मिल इसमें फॉल होती हैं, जिसका हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ा था। इसका 6 मंथली हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस कंप्लायंस करके मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के रीजनल ऑफिस में जमा करना होता है, और उसके साथ ही हमें इसको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करना होता है। उसका कंप्लायंस करके पीरियडिकली हमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करना पड़ता है, जिसके वेरिफिकेशन के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से समय समय पे इसके ऑफिसर विजिट करते रहते हैं, और विजिट करके वो कंप्लायंस का लेवल चेक करते हैं कि हमारे कंप्लायंसेस के क्या लेवल है। कि शुगर का ट्रीटेड इफ्लुएंट हमें इरिगेशन, क्रॉप इरिगेशन के लिए अलाउड है। हमें ट्रीट करके उस पानी को इस जो प्रिस्क्राइब नॉर्म है ट्रीटेड इफ्लुएंट का, उस पे ला करके और उसको इरिगेशन में यूज करना होता है। फार्मर्स का हमें कंसेंट लेना होता है। फार्मर से कंसेंट लेके एक इरिगेशन मैनेजमेंट प्लान हम लोग डेवलप करते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट प्लान हम लोग जो हमारे बजाज हिंदुस्तान में है, ये एनएसआई ने बनाया है और उसी ने वेट किया हुआ है। पूरे एरिया में जो नेटवर्क रहता है उससे हम लोग सिंचाई करते हैं ट्रीटेड इफ्लुएंट को। लीन पीरियड भी आता है जिस समय हम इसकी सिंचाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास लगून होता है। लगून में उस टाइम के लिए हम स्टोर कर लेते हैं, फिर जैसे ही डिमांड बढ़ता है फिर वापस से हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। एयर इमिशन में हमारे शुगर यूनिट में वेट स्क्रबर काफी इफेक्टिवली काम करते हैं। कुछ जगहों पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी लगे हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग अपने से भी करते हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आकर के टाइम टू टाइम इसकी मॉनिटरिंग करता है। और इसका जो प्रिस्क्राइब नॉर्म है उसके अगर ऊपर जाता है तो उनको पावर है कि वो हमें शोकॉज नोटिस इशू कर सकते। वाटर ऑडिट रिपोर्ट होती है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या है, इसके पीजोमीटर के साथ में हम इसकी लेवल मॉनिटर करते रहते हैं कि पानी ड्रॉल करने के बाद कोई ग्राउंड वाटर का लेवल तो नीचे नहीं जा रहा है। इसकी भी मॉनिटरिंग हमें राउंड द क्लॉक करनी होती है। जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट होता है वहां पे इसका कंप्लायंस जमा करना होता है। हमारा जो प्लांट होता है फायर प्रोन प्लांट होता है। बगास जो होता है, बगास एक फायर प्रोन होता है, और इस तरह की कई सारी चीजें हैं। इसके लिए हमें फायर डिपार्टमेंट से फायर की एनओसी लेनी होती है। अगर बात करें डिस्टिलरी का, तो हमने शुगर में डिस्कस किया, सारी चीजें हमें डिस्टिलरी में करनी होती है। लेकिन डिस्टिलरी का जो इथेनॉल होता है वो एक कैटेगरी होती है, हेजार्डस केमिकल में फॉल होता है। उसके नाते वहां की कंप्लायंस का लेवल और बढ़ जाता है। एमएचएसआईसी रूल के अंदर वो फॉलो हो जाता है। इसके लिए उसका हमें कंप्लायंस करना होता है टाइम टू टाइम। सेफ्टी ऑडिट करा के ईयरली हमें सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट उसका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है उसमें जमा करना होता है। एक ऑडिट की तरह आपका डिपार्टमेंट काम करता है। काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी है जो आपके डिपार्टमेंट ने आगे जाकर, लाइक गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और ज्यादा किस तरह से हम ग्राउंड वाटर को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर वाटर न्यूट्रल जा सकते हैं, पोल्यूशन को और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर भी आप लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं।
हैं। सो इसके बारे में कोई ऐसा केस हो जो आप शेयर करना चाहें? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर अगर हम बात करें, हमारे जो यूनिट्स हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ग्राउंड वाटर की जो ड्रॉल परमिशन है, कोई भी शुगर यूनिट उस ड्रॉल परमिशन के ऊपर कोई भी नहीं गया। तो ये वाटर कंजर्वेशन की ही देन है कि हम इस लेवल को टच कर रहे हैं। डिस्टिलरी की बात करें तो डिस्टिलरी में हमारा जो ट्रीटेड वाटर का यूटिलाइजेशन है वो काफी अच्छे से यूटिलाइज होता है। जो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का जो ट्रीटेड वाटर होता है उससे हम लोग फर्मेंटेशन के डाइल्यूशन में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और पहले फर्मेंटेशन के डाइल्यूशन में फ्रेश वाटर का यूटिलाइजेशन होता था। अब आज के डेट में हम लोग इस फ्रेश वाटर काफी कम हो गया है, उसकी जगह पे हम लोग कंडेंसेट ट्रीटेड वाटर को यूटिलाइज करते हैं। सीपीयू के आगे में आरओ लगाते हैं। आरओ ट्रीटेड वाटर को हम लोग जो अपना कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर के मेकअप में आरओ ट्रीटेड वाटर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हम लोग नियर बाई के जो प्लांट्स होते हैं उसको भी अडॉप्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 प्लांट का रिनोवेशन किया है। किनौनी में एक काफी बड़े प्लांट का अराउंड 5 एकड़ का प्लांट था, उसका हम लोगों ने रिनोवेट किया है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। और अभी भिलाई में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे ये लोग अभी कर रहे हैं। अगर हम इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो ककनौली यूनिट में हम लोग एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो हमारा है वहाँ पे, वहाँ मिस्टर हरवेश मलिक हैं, उनका भी काफी उसमें योगदान है। हमारा जो ऐश निकलता है वेट स्क्रबर से, उसको फार्मर्स अपने खेत में ले जा करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो एज ए मैन्योर फार्मर वहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। और दूसरा जो वहाँ वहीं गगनौली का ही एक और इनिशिएटिव है, तो वहाँ काफी डंप ऐश पड़ा हुआ था पुराने सालों का, उसको जो हाईवे बन रहा था दिल्ली देहरादून, उसमें 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 सॉइल की जगह पे उसको यूटिलाइज किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे लोकेशंस पे बैन कर रखा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जो भी प्लास्टिक के बैग में हम चीनी भर के दूसरे स्टेट्स में कहीं भी बेचते हैं, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ईपीआर करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए हम लोग अपने सर्विस पार्टनर हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पे उसने प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके और उसका रिसाइकिल करता है या उसका इंसिनरेशन करता है और उसकी क्रेडिट हमको वापस देता है, जिससे कि हम सीपीसीबी के गाइडलाइन के हिसाब से हम उसका कंप्लायंस करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे डिपार्टमेंट में होते रहते हैं। इस साल हमारा अगर बात करें प्लांटेशन का, तो प्लांटेशन की ड्राइव इस साल हम लोगों ने लिया है, काफी बड़ा प्लांटेशन ड्राइव है। इस साल हम लोगों का टारगेट है कि 2 लाख प्लांट हम लोग अराउंड 20 यूनिट में हम लोग प्लांट करेंगे। प्लांट इसमें प्लांटेशन में हमें काफी प्लांट हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलता है। आगे हमें जो लाना, उसको प्लांट करना, सैपलिंग और उसको उसके सर्वाइवल के लिए जो काम करना, उस पर हमें काम करना। सर, ट्री प्लांटेशन की जहाँ तक बात है, हमने देखा है हर साल एनवायरनमेंट डे के आसपास या इवन उससे पहले ही मॉनसून की शुरुआत से पहले काफी सारे ट्री प्लांटेशंस होते हैं हमारे सभी यूनिट्स में। सो बजाज में अगर कंपैरेटिवली बात की जाए पहले के आपके एक्सपीरियंसेस के मुकाबले, कुछ आपने अलग देखा है यहाँ पर? किस तरह से लोग किसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेकर ज्यादा पैशनेट हैं, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? नहीं, यहाँ पे मैंने देखा कि जो इन्वायरमेंट है काफी कंडीसिव इन्वायरमेंट है और लोग आगे बढ़ के काम करने में विश्वास करते हैं। मैंने भी देखा कि जो वर्किंग कल्चर है बहुत ही वाइब्रेंट है यहाँ पे, और कोई भी टास्क देने से सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हम सेफ्टी ऑडिट की बात करें, हम सेफ्टी ऑडिट में एक टीम बनाते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं, और कारपोरेट का भी टीम उसमें रहता है। सारे लोग मिलकर के और प्लांट का ऑडिट करते हैं। भारत सरकार अभी एक भूजल सप्ताह मनाने का आह्वान किया हुआ था, तो इसमें हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल ही कुंदरकी में एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें यूपीजीडब्ल्यूडी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं वो लोग भी आए, और हम लोगों ने ये प्रोग्राम गांव में कराया, जिससे कि गांव के लोगों के अंदर भी इनिशिएटिव बढ़े। उनके अंदर अगर अवेयरनेस बढ़ेगा तो वो लोग भी कंजर्वेशन के प्रति धीरे धीरे जागरूक होंगे। प्लांट में तो हम लोग करते ही करते हैं, रूटीन में अगर हम अपने प्रोग्राम की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे काफी इंथियोलॉजिकली हर यूनिट में मनाया जाता है। सेफ्टी डे मनाया जाता है, ओजोन डे का हम लोग वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, प्लांटेशन का मास ड्राइव करते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम है। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर में हम लोग काफी डिस्प्ले भी करते हैं प्लांटों के अंदर कि आप क्या करें, कैसे करने से आपका प्लांट पानी बच सकता है। अगर आप प्लांट में जाते हैं तो आप देखे होंगे कि काफी हम लोग विजुअल मैनेजमेंट करके रखते हैं। विजुअल मैनेजमेंट करने का एक ही कारण होता है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उनके मन में वो बात आएगी कि हमें ये करना है, इस तरफ हमें जाना है। वो जो विजुअल मैनेजमेंट रहता है सेफ्टी से भी रिलेटेड रहता है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड रहता है।
वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड रहता है, ग्रीन बेल्ट से रिलेटेड रहता है। इस तरह के हम लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं। बजाज शुगर की जहाँ बात करते हैं तो हमारे ऑलरेडी कुछ 8,000 एम्प्लॉयज हैं। सीजन के दौरान तो काफी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी हायर किए जाते हैं, तो काफी सारे ट्रेनिंग्स होते हैं। किस टॉपिक्स पर ये ट्रेनिंग्स होती हैं और आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, अगर बता हम सकें। लोग इसमें जो भी हमारे यहाँ जितने भी सेफ्टी काम करने वाले वर्कर रहते हैं, सबको तो पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, चाहे वो कंपनी का एम्प्लाई हो या संविदाकार का एम्प्लाई हो, सबके लिए मैंडेटरी है। सबको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एक टॉपिक रहता है कि परमिट टू वर्क, काम करने के पहले आपको परमिट लेना है। कौन कौन से परमिट लेना है वो उनको हर हर साल हम लोग बहुत ही क्लियरली समझाते हैं। जैसे अगर आपको हाइट पे काम करना है तो आपको हाइट वर्क का परमिट लेना है, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको वो बताई जाती है कि ये चीजें आपको करनी है। अगर उनको हार्ड वर्क का करना है, हार्ड वर्क परमिट लेना है। कन्फाइंड में जाना है, कन्फाइंड एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अंदर जाके काम करना होता है। कई बार क्या होता है कि कई बार आप सुने होंगे कि ऑक्सीजन कम होता है और कैजुअलिटी होने के चांसेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ का ऑक्सीजन लेवल नापते हैं, ऑक्सीजन लेवल क्या है। उसके बाद में एक अंदर जाने के पहले हम कन्फाइंड स्पेस का परमिट देते हैं विद कंसर्न ऑफ ऑल इंजीनियर, और एक हम वॉचर रखते हैं वहां पे जो उसको वॉच करता रहता है कि अंदर में कोई फेंट तो नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, अगर अंदर पेंट करने गया, पेंट के जो वो निकलते हैं वो निकलते हैं, उसके लिए हमें एक ड्राफ्ट करना होता है कि एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। जो भी निकलेगा, जो भी उसके वो फाउल वो स्मेल्स हैं, जो भी उसके वार्निश वगैरह रहता है, वो उसको एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट करता रहता है बाहर। और ड्राफ्ट हम लोग मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हर एक यूनिट में कितने लोग इस पूरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ 4 लोग हैं जो कारपोरेट ऑफिस में हैं, और हर यूनिट में, शुगर यूनिट में एक ईएचएस का एग्जीक्यूटिव रहता है, और डिस्टिलरी में एक सेफ्टी ऑफिसर भी, हमारे जितने भी डिस्टिलरी हैं उसमें एक सेफ्टी ऑफिसर भी रहते हैं। जैसे अभी सीजन शुगर सीजन स्टार्ट होने वाला रहेगा, उसके 1 महीना पहले ही हमको अपना आईटीपी स्टार्ट कर देना होता है, स्टार्ट करके और उसमें कल्चर डेवलप करना है। तो उसकी तैयारी हमें बहुत पहले से चालू करनी होती है। जो भी ऑफ सीजन में जो भी वीक प्लेटफॉर्म है, रेलिंग है, स्टेयर्स है, उसकी ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करके उसको फिर रिपेयर करके टाइम सीजन हो चालू होने के पहले उसको फिर से सब स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के लिए हमारे हर प्लांट में मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल, आप मॉक ड्रिल करने के बाद में उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसमें क्या लर्निंग की लर्निंग आया, उसको हम लोग रिव्यू करते हैं। रिव्यू करके उसको फिर से स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे ही सायरन बजा तो वहां पे एम्बुलेंस कितने मिनट में पहुंचा, क्या टाइम है, अगर उसमें डिले है तो उसका अगली बार से उसको शॉर्ट कमिंग को पूरा करना है। जो रेस्क्यू टीम है वो टाइमली पहुंच रहा है कि नहीं, रेस्क्यू करने वाला टाइम से आकर के रेस्क्यू कर रहा है कि नहीं। अगर कोई फेंट है तो फेंट को उठाने का तरीका क्या है, उसमें कोई गलती हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करना है। और जब सब आल क्लियर हो गया तो तुरंत क्लियर का सायरन बजा कि नहीं बजा, कि जहां भी शॉर्ट कमिंग रह गई उसको हम पूरा करते हैं। सर, इंडस्ट्री लेवल की अगर बात करें, जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, काफी चीजों पर ध्यान रखना होता है। सो अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस पर के तौर पर पूछा जाए तो आपको क्या लगता है हम कहाँ पर खड़े हैं इन दैट द लेवल ऑफ कंप्लायंस इन आवर फैक्ट्रीज? अगर कंप्लायंस लेवल की बात करें तो बजाज ग्रुप में जो कंप्लायंस है, ये इसका लेवल काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर अदर ग्रुप। अभी बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि जहां अभी भी ईएचएस का डिपार्टमेंट काम नहीं करता। आप देखेंगे, अगर सीपीसीबी एमओएफ की वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको देखने से पता लगेगा कि वहां कंप्लायंस का लेवल बहुत कम है। उनको उस तरह की लेटर्स इशू होते रहते हैं, सोकॉल क्लोजर नोटिस इशू होता है। हम लोग के यहाँ रेडी रेकनर बना हुआ है कि कब कौन सा कंप्लायंस करना है, क्या टाइम है उस कंप्लायंस का, और हम लोग उसको लिए पहले ही मेल शूट करना चालू कर देते हैं कि ये आपका कंप्लायंस का टाइम आ गया, इसको कंप्लायंस आप ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के दीजिए। फिर हम लोग उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज करके उस कंप्लायंस को हम टाइमली जमा करते हैं। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि काफी बार हम लोग देखते हैं कि लोकल लेवल्स पर इस तरह की चीजें आगे आती रहती हैं, बट एक जो ऑफिशियल ऑडिट नंबर्स की तरफ, जैसे कि आपने कहा कि रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चलता है कि कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है आपकी पूरी टीम यहाँ पर इस चीज को मेंटेन करने के लिए। एंड एज अ ग्रुप भी जो हमारा इनिशिएटिव रहा है कि वैल्यू फॉर लाइफ एंड नेशन बिल्डिंग, काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि इथेनॉल डिस्टिलरीज भी हमारी और ज्यादा डेवलप हो रही हैं। एंड नेशन बिल्डिंग की जहां बात है तो इस इनिशिएटिव में, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें भी हम आगे चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो वो डिस्टिलरी से जो इथेनॉल बनता है, वो गवर्नमेंट का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें सभी ऑयल कंपनीज को सप्लाई होता है। गवर्नमेंट का जो प्लान है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 2025 तक।
अभी अगर थोड़ा 15% तक जाके थोड़ा नीचे डिप आया, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और हम लोग भी जो बजाज साहब, हमारे चेयरमैन साहब का जो विजन है उसके ऊपर हम लोग काफी तेजी से काम कर रहे हैं, और काफी एग्रेसिव डिस्टिलरी में एक्सपेंशन प्लानिंग है। इसके नाते पोल्यूशन लोड काफी कम हो जाता है। अगर आप फॉसिल फ्यूल पेट्रोल की बात कर रहे हैं और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पोल्यूशन का, इन दोनों को यूज करने के बाद में पोल्यूशन काफी कम रहता है। क्लाइमेट चेंज आज की तारीख में काफी इम्पोर्टेंट इशू है सभी के लिए, और इसमें हम किस तरह से शामिल हैं इस इनिशिएटिव में टू कंट्रोल द क्लाइमेट प्रूफिंग? डिस्टिलरी हमारी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे चलती है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि हमारी डिस्टिलरी से कोई भी लिक्विड का हम डिस्चार्ज नहीं करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके हम रिसाइकल करते हैं। शुगर की बात करें, शुगर में हम एक लेवल और आगे जाते हैं कि हम फार्मर को ट्रीटेड वाटर का यूटिलाइजेशन कराते हैं इरिगेशन के लिए। तो ग्राउंड वाटर तो हम वहां पे बचाने में हेल्प कर रहे हैं उनको, क्योंकि अगर वो हम उनको वो इरिगेशन का पानी नहीं मिलता तो ग्राउंड वाटर लेते या कहीं से वो उसको सोर्स करते। थैंक यू सर, ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम रियल में ये इन चीजों का इम्पैक्ट देख रहे हैं इन आवर नेचर, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग एंड अदर थिंग्स आर बॉदरिंग अस ऑल। सो आपके लिए ये पाथ चूज करना, अगर मैं आपको पूछूं आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपका ये बैकग्राउंड रहा इस फील्ड में, कुछ अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। एक्चुअली मैं थोड़ा बचपन से ही इन्वायरमेंट के काफी करीब था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। अ, मैं एक बार अपने गांव गया हुआ था, आई वाज डिस्कसिंग विद माय ग्रैंडफादर कि आपने जो आम का बागीचा लगाया हुआ है, इसमें चारों तरफ अगर हम एक अच्छा प्लांटेशन कर दें शीशम का, सागौन का, ये कैसा रहेगा। ही टोल्ड कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी कैन डू। आज के डेट में जब मैं देखता हूँ तो वो इतने टॉल ब्रिज हो गए हैं, वो प्लांटेशन हुआ उसके बाद में। मतलब मेरा शुरू से ही नेचर के तरफ काफी झुकाव था। उसके बाद में मैंने एनवायरनमेंट की पढ़ाई की, और इसमें काम करके और जो इसमें सर्व करने में जो मजा आता है, एक भी लाइफ अगर आपने सेव कर लिया, जिसका कोई सीमा नहीं है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो मैं मैरिड हूँ, प्रीतिमा से वो हाउस वाइफ हैं। हर चीज को वो प्लान करती हैं, क्या करना है कैसे करना है, तो मैं वो पार्ट से मैं फ्री रहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटा बेटा प्रतीक, वो अभी क्लैट उसने क्लियर किया और यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो काफी इंतजाजिकली वेट कर रहा है कि अब हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है। डेली हमारा 45 मिनट का मॉर्निंग वॉक रहता है, फॉलोड बाई 30 मिनट्स का हमारा योगा सेशन रहता है, जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल और जो फ्रेशनेस है वो बना रहे। सर कोई मैसेज अगर आप देना चाहें आज के यूथ को, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट जो आप हैंडल कर रहे हैं। सो बेसिक चीजों से कैसे हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं? तो जो यूथ है उसके हम यही कहेंगे कि आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर में काम करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में काम करिए, और हमें इस तरह से काम करना है कि हमारा कोई भी वेस्ट आगे चल करके लैंड फिल में ना जाए। जितना भी हम अपने घर के आसपास भी अगर कुछ ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि सब लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ड्रॉट आना, बिना मौसम के बारिश होना, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ये सब क्लाइमेट चेंज के इंडिकेशन है। इससे बचने के लिए हमारे पास यही रास्ता है कि जिस तरह से ग्रीनरी होती थी हमारे पास चारों तरह से, हम लोग डेवलप करें। प्लास्टिक का उपयोग हम लोगों को डेली यूज में कम से कम करना है। पानी का कम से कम प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग पानी का वेस्टेज करते हैं। जब वो बाथरूम में होते हैं तो नल को खोल के छोड़ देंगे, पानी बह रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको बंद करिए। छोटी छोटी जो इनिशिएटिव होती है काफी कारगर होती है। अगर हम जीरो प्लास्टिक के ऊपर में अपने को शिफ्ट करेंगे तो आज के डेट में जो प्लास्टिक के दुष्परिणाम है उससे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये सारी बातें हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा हम सभी ये इम्पैक्ट देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का। और सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि हम सभी को आगे आकर हर चीज में जिस तरह से छोटी छोटी चीजों में हम अपना योगदान दे सके, हमें देना चाहिए। सो इट्स अ वंडरफुल मैसेज एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज आपके साथ ये डिटेल में हमारी बात हो पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद।